है कि नहीं, और परिसीमित में वही 60 नंबर का पूछा जाना है। देखा है सिलेबस आपने, ठीक है। वैसे ही जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश भी नहीं छोड़ना, कोई सेक्शन मत छोड़ना, कोई सेक्शन मत छोड़ना। हाँ, हमारा जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको बिल्कुल और शार्प करते चलिए, लेकिन ऐसा कोई भी सेक्शन मत छोड़िए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपसे ना बने, क्योंकि आपको एकदम लिमिटेड पढ़ना है, सिलेबस एकदम दे दिया है कि इतने में से ही आएगा, है कि नहीं। अब योजना वाले सेक्शन को आप सर बात करेंगे, है ना, सर आएंगे इसके बाद, वो बात करेंगे। उस सेक्शन को आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो, ठीक है, उसमें संभावना हमेशा ये रहती है कि क्वेश्चन कहीं बाहर से, मतलब मन में दुविधा रहती है ना। अब हमारे मन में दुविधा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकता है। हमारे पास सोर्स कभी सुने ही ना हो, प्रतिवेदन शब्द नाम कभी शब्द सुने ही नहीं है सर। कई सारे लोग रहते हैं सर आर्थिक सर्वेक्षण का नाम ही नहीं सुने, और क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से पूछता है कि नहीं। तो दुविधा के लिए तो जगह बहुत है, लेकिन समय कम है, भरोसा रखना अपने टीचर्स पे और बस चलते जाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग उठाए हैं फायदा, ठीक है, पुराने बैचेस में पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं और बहुत मेहनत किए हैं, और मेहनत करके ही कुछ मिलेगा जी, मेहनत करने वालों को ही मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका पूरा सिलेबस, और इस सिलेबस में यदि मैं देखूं, इस सिलेबस की यदि बात करूं, तो हम लोग ये जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें शुक्र मनाइए कि आप लोग ये सिलेबस नहीं डाला गया है, ये सब्जेक्ट नहीं डाले गए, ये टॉपिक्स रस, छंद, अलंकार, ये नहीं डाला गया है। इसके अलावा नहीं डाला गया है आपका अव्यय, नहीं डाला गया है। 4 प्रकार के अव्यय, जिसमें आपको क्रिया विशेषण भी पढ़ना है, संबंधवाचक भी पढ़ना है, समुच्चयवाचक भी पढ़ना है, विस्मयादि बोधक भी पढ़ना है। आपके सिलेबस में नहीं डाला गया है, नहीं दिख रहा है ना, ठीक। इसके अलावा और क्या नहीं डाला गया है सर? इसके अलावा निपात वगैरह जैसा जो सेक्शन है, निपात हो गया, बलाघात हो गया, इस प्रकार के सेक्शन को इस सिलेबस में नहीं डाला गया है, और अच्छा भी किया है नहीं डाला तो, क्योंकि ये पढ़ते बैठे रहेंगे तो फिर बाकी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा रिवीजन करना। इसीलिए इतना सिलेबस मोर देन सफिशिएंट है, अच्छा सिलेबस है। यदि थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं इसमें। मैं तो ये कहूंगा 15 नंबर का सिलेबस है तो 15 में 15 ला सकते हो, 10 में 10 ला सकते हो। मैथ्स और हिंदी, अंग्रेजी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें प्रायिकता होती है आपके पूरे के पूरे अंक लाने के। सही है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात। वहां कंफ्यूज होने वाला काम ही नहीं है, क्योंकि हिंदी पूरा व्याकरण से चलना है, नियमों से चलना है, अंग्रेजी पूरा व्याकरण से चलना है, नियमों से, गणित पूरा नियमों से चलना है। नियमों में क्या गलती होगी, ठीक है। तब तक कोई गलती की गुंजाइश नहीं है जब तक व्यापम गलत न ले आंसर, ठीक है। हाँ, तब तक गलती की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक। चलिए, तो मेहनत करेंगे। चलिए, तो ये सिलेबस आपका, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो सीक्वेंस आपको बता दूं। जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा शुरुआत में भाषा बोध से। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि 2019 के बाद से व्यापम के पैटर्न में कहीं पर भी भाषा बोध अलग से लिखा नहीं होता, लेकिन वहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, वहां से एग्जाम हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा भाषा बोध। भाषा बोध के बाद हम लोग पहुंचेंगे वर्णमाला में। वर्णमाला के बाद हम लोग पहुंचेंगे, वर्णमाला होगा, वर्णमाला के बाद हम लोग पहुंचेंगे शब्द में। शब्द के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, क्योंकि यही है आपके सिलेबस में। इसके बाद अगला सेक्शन जो होगा वो होगा आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे संधि, फिर पढ़ेंगे समास,
फिर इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां, उपसर्ग, फिर प्रत्यय। इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका लिंग, वचन, फिर इसके बाद आएगा काल, फिर आएगा आपका लोकोक्ति, मुहावरा, लोकोक्ति, मुहावरे। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें समझा दूंगा, छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, इतने सेक्शन में बांट करके हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये देखो लगभग पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका सेक्शन बच जाएगा इसमें पर्यायवाची। इसके बाद आपका आ जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक है आपका विलोमार्थी, फिर है अनेकार्थी, और एक सेक्शन में बोलूंगा शब्द युग्म। इन सेक्शन को ना मेरी राय तो ये है कि आप अभी से पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, इसको हालांकि मैं आपको कल बता दूंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, लेकिन कोशिश ये करो कि इसको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पुराने पेपर सॉल्व कर लो सबसे पहले तो, क्योंकि हिंदी ऐसा विषय है ना जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, हिंदी ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, आज भी सूर्यधन उदय, भानुधन उदय पढ़ते हो, परम धन ईश, महाधन ईश्वर, आज पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हिंदी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मेरी राय ये, इस सेक्शन को जो सबसे बड़ा सरदर्द लगता होगा आपको, हालांकि है नहीं यार, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इंटरेस्टिंग भाग है ये हिंदी का। ठीक है, लेकिन हमको कभी कभी ये सरदर्दी लगने लगता है, तो कोशिश ये करिए पर डे 10 ये पढ़ो, 10 ये पढ़ो, 10 ये पढ़ो, 10 ये पढ़ो, 10-10 करके अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो मान के चलो 15 दिन, महीना दिन में आपका लगभग पूरा किताब के जो ये जो सेक्शन है ये सब खत्म हो जाएंगे। 150-200 से ज्यादा क्या शब्द होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इसको मैं बताऊंगा और इसको सरल रूप में आप कैसे पढ़ सकते हो। सबसे पहले आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं हम लोग, है ना, उसको आगे देखेंगे आपको पढ़ाने के लिए। सबसे पहला टॉपिक भाषा बोध। भाषा बोध ये आपका पहला टॉपिक होगा। अब भाषा बोध के अंतर्गत हम पढ़ते क्या क्या है, तो देखिए भाषा बोध के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे भाषा क्या है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं और भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इन 3 चीजों पर चर्चा होती है भाषा के अंतर्गत। इसके बाद इसी भाषा बोध के अंतर्गत हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। इसके बाद इसी में हम आगे पढ़ेंगे हिंदी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान और अभी का पैटर्न देखना। इस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, आप देखे होंगे यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछता है, तो आर्टिकल्स को एकदम अच्छे से तैयार करना है। ठीक, जो 8वीं अनुसूची है भाग 22 उसके जो आर्टिकल है उसको हमको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, भाषा बोध। भाषा बोध के अंतर्गत जो सबसे पहली चीज है
वो है भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है? भाषा क्या है? ठीक, स्टार्ट करिए सर, टाइम कम है। वाह ठीक है, चलो भाषा क्या है? सबसे पहली चीज परिभाषा यही देखनी है हमको, है ना। भाषा की परिभाषा यदि आप देखें तो भाषा जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बनती है। ये क्वेश्चन आता है ना। संस्कृत के भाष धातु से इसका जन्म होता है, जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना, बोलना। और भाषा की जो सबसे पहली परिभाषा है वो दी गई थी आचार्य पतंजलि द्वारा महाभाष्य में। आचार्य पतंजलि ने परिभाषित किया गया था, आचार्य पतंजलि द्वारा परिभाषित किया गया था अपनी पुस्तक का नाम क्या था? महाभाष्य। ठीक है, इसमें पहली बार भाषा को परिभाषित किया गया था। महाभाष्य के पहले सर्ग में भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि कहते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाची, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते, भावम मनेन उपजन्ते। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उत्पन्न होने वाले, उपजने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो ये परिभाषा सबसे पहली बार कहां दी गई थी? कहां दी गई? महाभाष्य में। याद रखिएगा, दो व्याकरण की पुस्तकें जो है ना, ये बड़ी फेमस है दुनिया में। एक आचार्य पाणिनि की एक रचना है जिसका नाम रखा गया था अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य। टीका समझते हैं ना, उस पर कमेंट्री की गई है आचार्य पतंजलि के द्वारा। ठीक है, और उस पुस्तक का नाम किसमें क्या रखा गया है? महाभाष्य। और इसी महाभाष्य में परिभाषित किया गया है भाषा को पहली बार, और कहा गया भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करता है। क्लियर है परिभाषा? ठीक, अब ये जो भाषा है इसमें कौन कौन से गुण होते हैं सर? भाषा के गुण, भाषा के गुण, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहला गुण जो भाषा में होता है वो ये होता है कि भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है? सदैव परिवर्तनशील होती है। सुने गलो यार, कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी, है कि नहीं? मैं नहीं बोल रहा हूं, कबीरदास बोल के गए हैं। ठीक है, कि हर एक कोस के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है, और चार कोस के बाद भाषा का टेक्सचर बदल जाता है, भाषा का स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील हो सकती है, होती है। ठीक है, वीडियो को आगे पीछे करके देखो रजनी, हो सकता है मिल जाए। ठीक, चलिए, तो भाषा परिवर्तनशील होती है। इस परिवर्तनशीलता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भाषा परिवर्तनशील क्यों होती है सर? ये भी तो सवाल आता है ना। तो भाषा की परिवर्तनशीलता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। भाषा पर किसका प्रभाव? क्षेत्रीयता का प्रभाव। यानी कोई भी भाषा हो उस पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्रीयता से प्रभावित होती है। कैसे क्षेत्रीयता से प्रभावित होती है सर? जैसे आपकी हिंदी और दिल्ली वालों की हिंदी में बहुत फर्क है, लेकिन हिंदी तो वो भी बोल रहे हैं सर, हिंदी आप भी बोल रहे हो, लेकिन फर्क क्यों है? क्षेत्रीयता के कारण। आप हिंदी बोलते हो, दक्षिण भारतीय भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन
उनकी क्षेत्रीयता का स्वरूप या उनकी क्षेत्रीयता का प्रभाव उनकी हिंदी पर दिखता है कि नहीं? हमारी क्षेत्रीयता का प्रभाव हमारी हिंदी पर दिखता है। ठीक, तो भाषा पर प्रभाव होता है किसका? क्षेत्रीयता का। इसीलिए भाषा क्या हो जाती है? परिवर्तनशील हो जाती है, बदलने लगती है। दूसरा, भाषा पर समय का प्रभाव पड़ता है। भाषा प्रभावित होती है किससे? समय से। कैसे प्रभावित होगी सर? खुद देख लो ना, 600-700 साल पहले की भाषा देख लो और आज की हिंदी देख लो, पर्याप्त भिन्नता है। हिंदी तो तब भी बोली जाती थी, हिंदी आज भी बोली जाती है, लेकिन क्या समान है? हिंदी वैसी की वैसी बोली जाती है? नहीं सर, परिवर्तन है। तो समय का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। और इस प्रभाव का सबसे बड़ा कारण क्या होता है पता है? इस प्रभाव का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम कठिन शब्दों को उच्चारित करना ही नहीं चाहते हैं। हम कठिन शब्दों को सरल रूप में अपने तरीके से उच्चारित करने लगते हैं। इसीलिए भाषा क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। भाषा क्या होती जाती है? सरल होती जाती है, उच्चारण में सरल होती जाती है। ठीक है, जैसे खुद सोचो ना, 500-600 साल पहले, या संस्कृत से आई है हिंदी में संस्कृत में बहुत सारे शब्द थे जो हिंदी में आए तो हैं, लेकिन उनके उच्चारण में भिन्नता आ गई है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना तत्सम तद्भव, हाँ, तत्सम तद्भव में आप पढ़ते हैं कि सर अखरोट शब्द हुआ करता था, बदल कर ये क्या हो गया? अखरोट हो गया सर। हाँ, हस्ती शब्द हुआ करता था सर, वो बदल करके हाथी हो गया, बदल गया ना? ठीक है। क्षीर हुआ करता था सर एक शब्द, बदल करके खीर हो गया ना, बदल के। ठीक, ऐसे ही करपट शब्द हुआ करता था सर, बदल करके कपड़ा हो गया। क्यों हुआ होगा? कारण ये कि हमारे लिए ये बोलना कठिन था बनिस्बत ये बोलने के। ये बोलना आसान है, ये बोलना कठिन है, तो हमने क्या किया? इसकी जगह पर इसको उच्चारण करना शुरू कर दिया, और यहीं से तत्सम तद्भव शब्दों का जन्म होता है। तत्सम शब्द तो खैर पहले से थे, तद्भव शब्द जो है वो तत्सम शब्दों से ऐसे ही बनते हैं। कैसे बनेंगे? उच्चारण में सरलता के कारण उनके स्वरूप में जो भिन्नता आ जाती है, उन्हें ही हम क्या बोलने लगते हैं? तद्भव शब्द बोलने लगते हैं। ठीक है, तो भाषा पर प्रभाव किसका पड़ा? समय का प्रभाव पड़ा। समय से भाषा क्या हो गई? प्रभावित हो गई। तीसरी चीज जिससे भाषा प्रभावित होती है वो क्या है सर? वो है सांस्कृतिक संक्रमण। क्या है तीसरा? सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव। अब ये सांस्कृतिक संक्रमण क्या है सर? दो संस्कृतियों का मेल होना, इसे ही कहा जाता है क्या? सांस्कृतिक संक्रमण। दो संस्कृतियां जब भी आपस में मिलती हैं, ये मैं लिखता हूं यहां पर संस्कृति नंबर 1 और यहां पर लिखता हूं संस्कृति नंबर 2। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ लेन देन जरूर होता है। यानी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इस संस्कृति से निकलकर इस संस्कृति में आ जाएंगी, और कुछ चीजें इस संस्कृति से निकल करके इस संस्कृति में शामिल हो जाती हैं। जैसे सर रहन सहन, या यूं बोला जाए रहन सहन, खान पान, इन सब का लेन देन होता है ना? ठीक, इसके अलावा और किसका लेन देन होता है सर? साहित्यों का लेन देन हो जाता है। एक भाषा के साहित्य किस में चले जाते हैं? दूसरी भाषा में। कैसे जाएंगे? अनुवाद के माध्यम से। अब मुझे अंग्रेजी की कोई किताब अच्छी लगी, मैंने कहा यार ये ना मेरे जैसे जो साहित्य प्रेमी हैं उनके पास ये होना चाहिए, लेकिन उनको तो अंग्रेजी आती नहीं, तो मैं क्या करूंगा? उस साहित्य को हिंदी में अनुवाद कर दूंगा, और हिंदी में अनुवाद करके मैं उन तक पहुंचा दूंगा, ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी उस अंग्रेजी साहित्य का मजा ले सके, है कि नहीं? जो रस मुझे मिला वो उनको भी मिले। तो अनुवाद के माध्यम से एक संस्कृति के साहित्य दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि जब अंग्रेज हमारे यहां आए तो उन्होंने हमारे बहुत सारे साहित्यों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम पहली रचना थी, उसके बाद फिर गीता अनुवाद किया गया।
अब अंग्रेजों के पहले अगर जाओगे तो आपको मिलेंगे दारा शिकोह। दारा शिकोह जान रहे हो कि नहीं, कौन थे दारा शिकोह? कौन था? अरे किसका भाई था? औरंगजेब का बड़ा भाई था वो, ठीक है। हाँ, दारा शिकोह ने एक रचना लिखी थी, मज्म उल बहरीन, समुद्रों का मिलन, ठीक है। और एक किताब उन्होंने लिखी थी सिर्रे अकबर। ये जो सिर्रे अकबर थी ना, वो भारतीय उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद था। हमारी भाषा के साहित्य कहां चले गए? फारसी भाषा में चले गए, संस्कृति के माध्यम, साहित्यों का लेन देन हुआ। और पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? कौन मिलेगा? फैजी, नाम सुना? फैजी अकबर के दरबार में हुआ करता था, और उस फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग बनाया गया था, जो क्या करता था? संस्कृत के साहित्यों को फारसी भाषा में अनुवाद करता था। हो क्या रहा है सर? हो ये रहा है कि एक भाषा के साहित्य दूसरी भाषा में जा रहे हैं। संस्कृतियों का मेल हुआ तभी तो संभव हो पाया, है कि नहीं? ठीक। तो जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलेंगी, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि एक भाषा के साहित्य किस में चले गए? दूसरी भाषा में, ठीक है। सर नहीं दिख रहे, मैं तो यहीं पर हूं। चलिए ठीक है, अगला। और किसका लेन देन होता है सर? तो तीसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो होता है शब्दों का, शब्द का, या यूं कहा जाए भाषा का लेन देन। एक भाषा के बहुत सारे शब्द, अब संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है भाषा। भाषा एक महत्वपूर्ण भाग है ना हमारी संस्कृति का। हाँ, इस भाषा के जो शब्द हैं वो निकल करके इस भाषा में चले जाते हैं, और इस भाषा के बहुत सारे शब्द इस संस्कृति में आ जाते हैं। जैसे अपने हिंदी को ही देख लो ना, हिंदी को ही देख लो, कितनी सारी संस्कृतियों से हमारा मेल हुआ, और सब के शब्द हमारे यहां हैं। चीनी भाषा के शब्द हमारे यहां लाए जाते हैं प्रयोग में। सुबह उठते उठते ही चिल्लाते हो ना, चाय चाय, चीनी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। दिवाली आया, फटाका फोड़ना, फटाका चीनी भाषा का शब्द है। हाँ ठीक है। पुर्तगालियों से हमारा मेलजोल बढ़ा। आज भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू, पुर्तगाली भाषा का है। अब आलू का फेवरेट संगवारी गोभी पुर्तगाली भाषा का है। हाँ ठीक है, वो भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। और बहुत सारे शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का है, रिक्शा। हाँ, अरबी फारसियों से हमारा मेल जोल हुआ। आज देख लो हमारी डिक्शनरी में हम मतलब हर तीसरी लाइन जो है उसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रयोग नहीं करते? करते सर। इस्तेमाल शब्द आ जाएगा तो वो भी फारसी भाषा का है, ठीक है। हाँ, कानून शब्द आएगा, गरीब अमीर आएगा, हाँ वो सब विदेशज भाषाओं से ही आया हमारे यहाँ, ठीक है। यानी जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलेंगी, उनके बीच में लेन देन होगा किसका? भाषा का। और भाषा का प्रभाव चूंकि पड़ रहा है, इसीलिए वो भाषा कैसी हो गई है? परिवर्तनशील। तो इन तीन चीजों का प्रभाव पड़ता है भाषा पर, और इन तीन चीजों के प्रभाव के कारण ही कोई भी भाषा हो वो परिवर्तनशील होती है। ऐसा नहीं कि ये हिंदी की बात हो रही, ग्लोबल नियम है ये, ठीक है, वैश्विक नियम है। चाहे अंग्रेजी लो, चाहे चीनी लो, कोई भी भाषा लो, उस पर इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ना ही है, ठीक। अब दूसरा गुण भाषा का, कि भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा कैसी होती है? यादृच्छिक होती है। भाषा में यादृच्छिकता का गुण होता है, रैंडमनेस होता है भाषा में रैंडमनेस होता है। कैसे रैंडमनेस होता है सर? दो तरीके। कोई भी भाषा में रैंडमनेस के दो तरीके होते हैं। पहला ये हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होना, यह भी यादृच्छिकता है। हर भाषा में हर वस्तु का नाम होना क्या है? यादृच्छिकता है। जैसे ये पंखा है,
हिंदी में, अंग्रेजी में यही क्या है, फैन है, यही फैन है ना, ठीक है। ये किताब है, ये किताब है, कौन सी भाषा में, अरबी में। पुस्तक है हिंदी में, और बुक है यही क्या, अंग्रेजी में। वस्तु तो वही है ना, ऐसा थोड़ी अंग्रेजी बोलने से मोटाई बढ़ गई इसकी, नहीं, किताब तो वही चीज है ना, हाँ ठीक है। ये चेयर है और यही कुर्सी भी है, वस्तु वही है, उसका नाम अलग अलग है। तो हर भाषा में हर वस्तु का नाम होना, ये क्या है, यादृच्छिकता है। दूसरी यादृच्छिकता इस प्रकार की होती है कि उस वस्तु को, किसी भी वस्तु को वो नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, रैंडम हमने नाम रख दिया। कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोलते हैं, कोई कारण नहीं है। कोई कारण है क्या, कोई कारण है कुर्सी को कुर्सी बोलने का, कोई कारण नहीं। दीवार को दीवार ही क्यों बोलते हैं, कोई कारण है, नहीं है, नहीं है ना। हाँ, एयर कंडीशनर बोलूंगा तो समझ आएगा, ठीक है, एयर को साफ करता है, कंडीशन करता है ना। लेकिन कुर्सी को कुर्सी क्यों, फर्श को फर्श ही क्यों बोलते हैं, आसमान को आसमान ही क्यों बोलते हैं, पत्थर को पत्थर ही क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। ये एक प्रकार का रैंडमनेस है, ये एक प्रकार की यादृच्छिकता है। तो भाषा में दो प्रकार की यादृच्छिकताएं होती हैं। पहला, हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है, और दूसरी चीज उस वस्तु को वो नाम क्यों दिया गया है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं भाषा में, एक भाषा की परिवर्तनशीलता, दूसरा यादृच्छिकता। तीसरा गुण इसका यह होता है कि भाषा सरलता की ओर अग्रगामी होती है। भाषा सरलता की ओर क्या होती है, अग्रगामी होती है, निरंतर सरल होती जाती है। क्यों होती जाती है, मैंने अभी समझाया है कि नहीं। भाषा निरंतर सरल होती जाती है। क्यों सरल होती जाती है सर, क्योंकि उसका उच्चारण सरल होता जाता है। उच्चारण सरल हो रहा है मतलब जाहिर सी बात है उसको बोलने में हमको आसानी हो रही है। आसानी हो रही है मतलब वो क्या होती जा रही है, सरल होती जा रही। अब इसी गुण के आधार पर ना कबीरदास भाषा को बहता नीर कहते हैं। याद रखेंगे इसको, ये क्वेश्चन आता है ना, कि भाषा को बहता नीर किसने कहा है, किसने कहा है, संत कबीरदास ने। कबीरदास जी ने कहा कि भाषा क्या है, बहता नीर है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि भाषा जो है मतलब पानी जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़े। कभी देखे हो, उल्टा पानी गए थे सर वहां देखे थे मत बोलना, ठीक है, नहीं, ठीक है। मतलब सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो पानी की गति क्या होती है, ऊंचाई से नीचे की ओर होती है, यानी भाषा ऊपर से सरलता की ओर, कठिनाई से सरलता की ओर अग्रसर होती है। तो ये भाषा का तीसरा गुण है, ठीक। तो ये तीन गुण दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। हमको लगता है कि हम सीधे वर्णमाला से चालू करेंगे हिंदी पढ़ना, है ना, और वहीं पर गलती कर जाते हैं हम, ठीक है। बुनियाद मजबूत रहेगी ना तो बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो धैर्य लगा के बस पढ़ते जाना साथ। तो ये तीन गुण, पहला परिवर्तनशीलता का, दूसरा यादृच्छिकता का, और तीसरा भाषा सरलता की ओर क्या होती है, अग्रसर होती है, ठीक। चलिए अब भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। चलिए तो भाषा के प्रकार की यदि मैं बात करूं तो भाषा के तीन प्रकार होते हैं, है ना। तीन प्रकार से हम भावों को संप्रेषित कर सकते हैं ना, यही तो मतलब हुआ। जब मैं बोल रहा हूं भाषा के प्रकार तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं अपने आप को कितने तरीके से आप तक एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, कितने तरीके से मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूं, अपने भावों की अभिव्यक्ति कितने तरीके से कर सकता हूं, वही क्या है, वही भाषा का प्रकार है। तो पहला तरीका यह हो सकता है कि मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति करूं, किस रूप में, मौखिक रूप में। उसको कहा जाता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में भाव संप्रेषण के लिए ध्वनियों का प्रयोग होता है, ध्वनियां प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां ही तो निकल रही हैं। इन ध्वनियों में कुछ निहितार्थ हैं, कुछ अर्थ छुपे हुए हैं,
ये ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं, आप उस अर्थ को समझते हैं, मेरा भाव आप तक पहुंच गया, संप्रेषित हो गया मेरा भाव। ठीक, तो ये पहला तरीका है भाव संप्रेषण का, या यूं कहा जाए भाषा का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार होता है लिखित भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है सर? लिखित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता। लिखित भाषा में ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। ध्वनि चिन्ह के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो किताब से आवाज आती रहती है क्या? किताब से किसी प्रकार की आवाज आती है? नहीं आती सर। अच्छा, अखबार पढ़ते हैं तो आवाज नहीं आती ना, आवाज वहां से नहीं आएगी, यानी ध्वनियों के माध्यम से भाव संप्रेषण नहीं होता। वह भाव संप्रेषण किसके माध्यम से होता है? ध्वनि चिन्हों के। वहां पर कुछ चिन्ह बने होते हैं, उन चिन्हों के आप अर्थ समझते हैं और उनका भाव आप तक पहुंच जाता है। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है मैडम? आप उसके अर्थ को समझते हैं, आप उसके अर्थ को समझते हैं, भाव आप तक पहुंच गया। ठीक है। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। भाषा का तीसरा भेद है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में न तो ध्वनियों का प्रयोग होता है, न ही ध्वनि चिन्हों का। संकेतों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। संकेतों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में क्या किसी प्रकार की ध्वनि निकलती रहती है क्या? आवाज आती रहती है क्या? इधर से आने वाले चलो, उधर से आने वाले रुको, नहीं आती सर। क्या वहां पर कुछ पट्टी में कुछ लिख करके आता है क्या? यहां वाले चलो, इधर वाले चलो करके कुछ लिख करके आता है? नहीं आता सर। वहां पर केवल 3 प्रकार की लाइटें लगी होती है। हर लाइट का अपना एक अर्थ होता है। जैसे लाल का अर्थ होता है क्या? रुकना, हरे का अर्थ होता है चलना, और नारंगी का अर्थ होता है तैयार रहना। ये 3 प्रकार की लाइटें होती हैं, उनका एक अर्थ उनमें निहित होता है। आप उस अर्थ को समझते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, यही होता है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रकार होता है किसका? भाव संप्रेषण का या भाषा का। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हो सकती है कौन? भाषा। याद रहेगा? ठीक, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा भाई? आज की क्लास में हमने देखा भाषा क्या है। भाषा क्या है, इसके अंतर्गत ना आपको ये 3 चीजें एकदम अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। पहली चीज, किस धातु से बनी है भाषा? याद रखना, षटकोण के श में हलंत लगा होगा। वो ऑप्शन ऐसे ही देता है। कैसे ऑप्शन देगा? भाषा शब्द किस धातु से बना है? ऑप्शन देगा भाष, ऑप्शन देगा भाष, ऑप्शन देगा भाष, एकदम निकट का देता है, और ऑप्शन देगा ऐसा। ठीक है, तो आंसर ये होगा, षटकोण के श में हलंत लगा हुआ होगा, याद रखिएगा। ठीक, अब दूसरा फैक्ट इसमें कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी की प्रसिद्धि इसलिए भी है ना कि अष्टाध्यायी पूरे विश्व में व्याकरण की पहली किताब है। उसके पहले किसी भाषा का व्याकरण नहीं लिखा गया। हमारी जो संस्कृत भाषा है वो सबसे पहली भाषा थी जिसका व्याकरण लिखा गया था। किसने लिखा? पाणिनि ने। पुस्तक का नाम क्या रखा? अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा किसने? पतंजलि ने। और पुस्तक का नाम क्या रखा? महाभाष्य। ठीक, अब भाषा, ये तो खैर डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यहां से इस फैक्ट को पूछता है ना। ये आप में भाषा के संबंध में थोड़ी सी जो सामान्य जानकारी होती है ना, सामान्य जागरूकता जिसको कहता हूं मैं भाषा के संबंध में, वो आप में लाने का प्रयास था मेरा। ठीक है, ताकि आप भाषा को समझो। भाषा केवल ये नहीं जो हम केवल लिख रहे हैं, वो भाषा नहीं है। ये जो एग्जाम दे रहे हो वही भाषा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वही भाषा नहीं। भाषा वो भी है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो भी एक प्रकार की भाषा है। ट्रैफिक सिग्नल जिसका पालन करते हो वो भी एक प्रकार की भाषा है। चाय वाले से या मम्मी से जब चाय मांगते हो, है ना,
मम्मी चाय है क्या? मम्मी जो ऐसे इशारा करती है ना, वो भी एक प्रकार की भाषा, भाव संप्रेषण है। मम्मी आपको पूछती है बेटा चाय पिएगा, वो भी एक प्रकार की भाषा है। भाषा मतलब भाव संप्रेषण। भाषा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भाषा के संबंध में जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी जो होनी चाहिए, उसके लिए मैंने इसको पढ़ाया। उसके बाद फिर भाषा के जो प्रकार है, इसमें से क्वेश्चन कभी कभी यहां से आता है। ये सबसे मौखिक भाषा में प्रयोग होता है या सांकेतिक भाषा का उदाहरण माना जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। और कल हम लोग पढ़ेंगे कहां से पढ़ेंगे कल? सर छत्तीसगढ़ी हाँ भाई, अभी पढ़ाऊंगा ना। अरे पद्मिनी, ठीक है, सॉरी, अभी पढ़ाऊंगा मैं। अभी तो इंजन गर्म हुआ है जी, ठीक है। अभी तो आपको हिंदी का विकास क्रम पढ़ना है और हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी का विकास क्रम पढ़ना है, ठीक है। तो कल हम लोग इसी को देखेंगे। कल हम लोग चालू करेंगे हिंदी और छत्तीसगढ़ी का विकास क्रम, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत आज की क्लास में? सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। नहीं, चलिए, समझ आई ना क्लास? चलिए, तो फिर कल मुलाकात होगी आपसे, है ना।